माइक को म्यूट कर लो बेटा। माइक म्यूट करिए। अभी जो मैंने पीपीटी शो करी थी वो आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही थी? एनीवन प्लीज रिप्लाई। मेरी आवाज़ आ रही है? विनय, विनय, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैंने जो पीपीटी अभी लगाई थी वो आप लोगों को विजिबल हो रही थी कि नहीं? अभी मैंने की थी तो नहीं हो रही थी वो विजिबल? अच्छा, एक बार मैं दोबारा से कर रही हूँ, देखिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, ये देखिए, आप लोगों को विजिबल हो रही है? नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? अच्छा बेटा, एक बार और ट्राई कर दिलाओ लैपटॉप से, देखो बच्चों को। रुकिए, मैं ट्राई कर। अब शो हुई थी अभी जब बेटा मैंने करा था? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी वाली भी ट्राई कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग भी हाँ, आप देखिए, क्लास शुरू करने जा रहे हैं, बाकी लोग बच्चे म्यूट कर लो, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। अभी आपको पीपीटी दिखती है, चाहिए विजिबल है अब? देखिए, पीपीटी आपको दिख रही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी तुम लोग का जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है बेटा, उसे कर लेना, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक? मेरी आवाज़ आ रही है ना? नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था।
उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जनरली आपका वाइवा में ये पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमें कोई चीज़ ऑपरेट करनी होती है ना, ऑपरेट करने का मतलब उस पर हमें वर्क करना होता है। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की टर्म्स में हम बात करें तो ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर में हमें काम करते समय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब की हार्डवेयर, इन सब की ज़रूरत होती थी। तो जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी है उसमें आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके थ्रू आप पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड टास्क को करते हो। दोनों के एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल बताइए और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताइए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सीधे हार्डवेयर से और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, इंटरेक्शन का काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं पूछूं आपसे तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोग्राम नंबर 2 लैब का करने को दिया है, उससे रिलेटेड, यानी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गेम, VLC मीडिया प्लेयर, ब्राउज़र्स, दीज आर नथिंग बट योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जो किसी यूज़र एंड पर पर्टिकुलर डेडिकेटेड टास्क को करने के लिए, कंप्यूटर की हेल्प से करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जाता है जिनकी हेल्प से हम उन प्रोग्राम्स को, उन एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर कर सकते हैं एफिशिएंटली। तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको सिंपल से ये कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन या इंटरफेस का काम करता है। अब हम टेक्निकल लैंग्वेज पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स that control and supervise the hardware of a computer and also provide services to application software programmers and users। वही चीज़ जो मैंने भी बताई है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, यूज़र हो गए, उन दोनों के बीच में जो भी सर्विसेज की ज़रूरत है, किस लिए? प्रोग्राम को रन कराने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उन चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन का, इंटरफेस का, इंटरेक्शन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए जैसे जैसे बोल रहे हैं हम ऑपरेट करना, यानी अगर हमें कंप्यूटर पे कोई चीज़ ऑपरेट करनी है तो कैसे करेंगे हम? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम हार्डवेयर जो है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, इंटरफेस का काम करेगा। क्या करता है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम? इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर में पिछली क्लास में आपने देखा था ना कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इन सब का पर्पस क्या है एक्चुअली? इन सब का पर्पस तो अल्टीमेटली यही है ना कि हम कोई भी पर्टिकुलर अपने प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को हम कंप्यूटर पे प्रोसेस करें। तो उन सारी चीज़ों के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो टास्क, उन सबको किस तरह से कैसे अलॉट करना है, ये सारी चीज़ों की भी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। When a computer is switched on, the operating system is the first program that is loaded onto its memory। अब सभी बच्चों ने कंप्यूटर, अगर मैं कहती हूँ कि ऑन करके दिखाओ, तो ऑन तो आपको पता है, लेकिन आपको पता है ना कि ऑन करने के बाद चीज़ें हो क्या रही हैं कंप्यूटर में। तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में, यानी व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडेड ऑन टू इट्स मेमोरी। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर ऑन करते समय फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा होगा, तो आपको तुरंत बताना है कि वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा है? मेमोरी में लोड हो रहा है। ए यूज़र कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर,
So the operating system act as an interface between user and the computer hardware. ये वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सर्किटरी से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो वो कैसे करेगा? यूज़र एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू करेगा, और वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो आपके नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से किए जाएंगे। तो यूज़र ने कुछ भी दिया, उसे तो लग रहा है कि स्क्रीन पर सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कैसे हो रहा है कि सबसे पहले ओएस उसको प्रोग्राम को लोड कर रहा है, फिर उस प्रोग्राम के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करा रहा है हार्डवेयर से, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो यूज़र या एप्लीकेशंस को रिस्पॉन्स कर रहा है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से होते हैं? आई थिंक आप सभी को पता भी होगा। डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स है, लाइनक्स है, सोलिडिस एक्सेट्रा। सभी बच्चे ज़रा याद कर लें, फिर मैं ऐसे ही रैंडमली किसी बच्चे का नाम लूँगी, वो बताएगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से जनरली हम पीसी में यूज़ करते हैं। एक बार स्लाइड को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं रैंडमली किसी बच्चे का नाम कॉल करूँगी। कमल नयन, कमल, आर यू इन क्लास? मेरी आवाज़, हाँ कमल की आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बताइए ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो जनरली कंप्यूटर में लोड होते हैं पीसी में, कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया है। अभी मैंने जस्ट बताया है। इसका मतलब आप क्लास सुन नहीं रहे हैं, बस ऑन करके बैठ गए हैं, है ना? हाँ ऐसे मत करिए, या तो आपको बहुत आता हो तो चलता है, लेकिन जब चीज़ें आती नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आपको केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वैसे ही हम लोग ऑनलाइन में किस तरह से चीज़ें चलाई जा रही हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? कौन बताएगा? विंडोज़ और डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, है ना? ठीक है। कम से कम ये 4 नाम याद रखना सभी बच्चे। वाइवा में पूछा जाए कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ चुप नहीं रहिएगा। दिन रात कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं कोई कुछ देखते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब आपको नाम भी नहीं पता होगा, पता चला आप पूरी पूरी लैब कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने यूज़ करके काम किए हैं। ठीक है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरेक्शन ज़ीरो होगा तो कुछ कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुए। तो इसलिए इसकी अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। समझ में आ गया? सभी को याद रहेगा? विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू, बहुत सारे आ गए हैं, और आपके मोबाइल के लिए भी अलग आते हैं, लेकिन ये हम अब इस समय अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो आपको फिर यहाँ से मेन जो मैं वाइवा के लिए क्वेश्चन बन रहा हूँ वो बताती हूँ, उस पर फोकस ज़्यादा करूँगी तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आपके वाइवा या लैब। अब देखिए क्या है नीड, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन रन। एज डिस्कस बिफोर, इट एक्ट एज एन इंटरफेस। अब तक तो याद होना चाहिए आपको कि ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब दोनों को बीच काम करने के लिए एक मीडियाकर का, या ऐसे समझ लो इंटरेक्ट करने का। अब तुमको प्रिंसिपल सर से बात करनी है बच्चों को, तो वो मेरे थ्रू कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये हो गया एक एट द इंटरफेस बिटवीन प्रिंसिपल सर एंड स्टूडेंट, राइट? तो एक बीच में एक इंटरमीडिएट इंटरफेस के थ्रू यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरेक्ट करते हैं। वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए मैनर दैट इट ऑपरेट्स, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट्स वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। उसके बाद आता है और क्या नीड है? इट अलाउज द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर।
अब आप देखते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कीबोर्ड भी अटैच है एक वायर के थ्रू, मॉनिटर भी अटैच है, प्रिंटर भी अटैच है, स्कैनर भी अटैच है, स्पीकर भी अटैच है, और जितने भी पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल का मतलब जो कंप्यूटर के उससे आसपास नियर बाई में अटैच डिवाइसेस हैं, तो जितने भी पेरिफेरल्स हैं, तो लेकिन उनको किस तरह से, अब मान लीजिए प्रिंटर को चाहिए कि प्रिंट आउट देगा, तो उसको किस तरह से कमांड आएगी, कहाँ से, कनेक्ट आपके मेन सीपीयू से है, कंप्यूटर से। इसी तरह से स्कैनर में हमने पिक्चर डाल दी तो वो अपने आप तो आ नहीं जाएगी, स्कैनर कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि इसने इंस्ट्रक्शन भेजी और फिर यहाँ से ये चीज़ें आपके कंप्यूटर में दिखने लगेंगी। ये सारी चीज़ों का काम भी, इनको किस तरह से कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये सारा, यानी मेमोरी हो गई, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सभी की जिम्मेदारी कि किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। Our choice of operating system therefore depends to great extent on the CPU and other attached devices in the application we want to run. और क्या नीड है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वेरियस सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड एलोकेट्स एज पर रिक्वायरमेंट, यानी उसके पास सारी चीज़ें हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कब चाहिए, यानी रिसोर्स का एलोकेशन। मान लो एक प्रिंटर पे है, अब मुझे 10 जॉब चाहिए, एक बार में 5 चाहिए, 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 4 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, नेटवर्क पे हैं, अब सबको एक संग चाहिए तो हैवी लोड हो जाएगा, तो आप कई बार देखते हैं ना चीज़ें हैंग हो जाती हैं, तो यानी उनको किस तरह से मैनेज किया जाए कि एक का टास्क मल्टीपल टास्क हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, एट ए टाइम पैरेलल में कितनी चीज़ें चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं, या वन बाय वन ही होना है सीक्वेंशियल मैनर में, तो ये सारी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदारी लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन की। तो इस सब कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि मेजर फंक्शंस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए ये 4 टर्म सभी लोग याद रखना, अगला क्वेश्चन वाइवा में बनता है, पहला तो बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कि मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आप बार बार बोलते रहे हो कि इसके बिना कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके मेन फंक्शन है क्या। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि रिसोर्स को एलोकेशन करता है, उसी को कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से कि प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। इन 4 चीज़ों में, इन चारों को मिलाओगे तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसके मेजर फंक्शंस को 4 कैटेगराइज किया गया है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस में यानी कौन सी डिवाइस किसको किस समय लोकेशन में आ जानी है, प्रोसेसर मैनेजमेंट की मान लो एक ही सिंगल प्रोग्राम में 10 छोटे छोटे काम चल रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हैं, तो किसको कितने समय तक रन होना है या किसको हायर प्रायोरिटी पर रन होना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्सेज दिए जाएँ, ये सारा प्रोसेसर मैनेजमेंट में। क्योंकि आप लोगों में बहुत बेसिक्स है इसलिए हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, तो एक जस्ट एक आइडिया लेने के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मतलब है कि एट ए टाइम कौन सी मेमोरी फ्री है, कहाँ से देनी है, सीक्वेंशियल में अलॉट करनी है, किस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो उसको एलोकेशन कैसे एडजस्ट की जाएगी, वर्चुअली रन किया जाएगा या डायरेक्ट दिया जाएगा, ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि वही सेम कि आपकी जो भी फाइल्स किस समय कहाँ स्टोरेज में जानी है, कौन सी फाइल को रिट्रीव कराना है, कौन सी फाइल में अपडेट्स होने हैं, ये सारी चीज़ों की भी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यानी मेजर फंक्शंस अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट होता है। एक एक लाइन में हम चीज़ों को और देख लेते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दिस डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका, हमने पिछली क्लास में सीखा था ना कि जो हमारा हर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है तो उसकी भी एक कैपेसिटी, एक क्षमता है पीसी के अकॉर्डिंग, वो इसी प्रोसेसर की कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर बनते जाते हैं। तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर की मैनेजमेंट का मतलब वो कह रहा है कि मान लो 10 टास्क आ गए या 1000 टास्क आ गए, तो अब सीपीयू को किस प्रोसेस के लिए कितना टाइम देना है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कराना है, किस तरह से शेड्यूलिंग करें कि हमारे सभी काम हो भी जाएं और एफिशिएंटली हो, कोई दिक्कत ना आए, तो ये सारी जिम्मेदारी होती है प्रोसेसर मैनेजमेंट की, जो कि डील किसके द्वारा की जाती है, ओएस के द्वारा। तो दिस इज ऑल्सो ए मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पूछा जाए कि प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो सिंपल आप बताइए कि सीपीयू का जो टाइम है वो शेड्यूल करना अलग अलग प्रोसेसेस के लिए।
आईओ डिवाइस मैनेजमेंट में जनरली हम आपकी आती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी सीपीयू को प्रोसेस करते समय ये देखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है और वहाँ पे किस तरह से डेटा को भेजना है। तो ये सारा दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज द सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मच हायर देन द आईओ डिवाइसेस, उनकी तुलना में ज़्यादा है और सीपीयू की स्पीड प्रोसेसर की, और आईओ की बाद में। तो कई बार हम देखते हैं ना कि हम कमांड दे देते हैं और वो प्रिंटर से लेट निकलता है, क्योंकि स्पीड सीपीयू की तो ज़्यादा है, उसने तो दे दिया प्रोसेस करके अलॉट कर दिया, लेकिन आईओ डिवाइसेस यानी प्रिंटर की या कीबोर्ड की, इनकी स्पीड उसकी तुलना में कम है, तो इनमें थोड़ी देर बाद आता है। तो ये सारे डिवाइस मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या कह रहा है कि बोथ सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरैक्ट विद द मेमोरी, हर एक को डेटा चाहिए। अगर प्रिंटर की बात करें, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर को कोई एक डेटा चाहिए कि ये प्रिंट आउट निकलना है, तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर की मेमोरी में ही पड़ा होगा ना। अब मेमोरी से इसको कब चाहिए, कौन सी फाइल के लिए कौन सा डेटा चाहिए, ये सारा कोऑर्डिनेशन भी ओएस की ही जिम्मेदारी होती है। किसके थ्रू? मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, कि कौन से डेटा को मेन मेमोरी से लोड करना है, किस पॉइंट पर करना है जिससे एग्जीक्यूशन के समय हो जाए, कहाँ पे खाली स्पेस है उसको किस तरह से करना है, या अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे कॉम्पैक्ट करके किसी फर्दर प्रोग्राम को चाहिए उसको देना है। मेमोरी एलोकेशन यानी टोटल मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट क्या है? फाइल मैनेजमेंट में आपके द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल फोल्डर्स डायरेक्टरी सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें कि ये पूरा कौन सी फाइल कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर ये सारी फाइल है, इन सारी चीज़ों की भी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ये हो गए 4 मेजर फंक्शन थे: प्रोसेसर, आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाते हैं एक अलग क्वेश्चन और पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग, मेरी आवाज़ आ रही है ना बच्चों? ठीक है, हाँ ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके आते हैं सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरली सिंगल यूज़र में और मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होते हैं अभी ये टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, ये भी बहुत सारे होते हैं आप, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट याद रखना सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र का मतलब होता है कि जहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर पे ही केवल एक सिंगल टास्क परफॉर्म हो सकता है और उसके अलावा एट ए टाइम एक से ज़्यादा टास्क नहीं होंगे। तो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एम एस डॉस, जो कि आपकी लैब की फाइल में जो बनेगा पहला प्रोग्राम इसी चीज़ का है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डॉस एम एस डॉस सिंगल यूज़र है कि मल्टी यूज़र है, तो आपको तुरंत क्या बताना होगा कि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें एट ए टाइम आपका एक सिंगल टास्क एक सिंगल यूज़र के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है, वन टास्क एट ए टाइम। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़र। इसका एग्जाम्पल हो गया एम एस डॉस। मल्टी यूज़र में आपका यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स दैट अलाउ सेम डेटा एंड एप्लीकेशंस टू बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम, यानी कई सारे लोग सेम टाइम पर, एक से ज़्यादा यूज़र्स आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया लाइनेक्स यूनिक्स, ये आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लाइनेक्स और यूनिक्स ये सारे आपके मल्टी यूज़र के एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक से ज़्यादा आपके यूज़र साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं एक ही समय पर। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग में जनरली होता है कि आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। तो वो आपके जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ा काम भी आ गया तो वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्रोसेसर्स की शेड्यूलिंग हो जाएगी, पैरेलल प्रोसेसिंग चलती रहेगी। पैरेलल का मतलब अगर एक प्रोसेसर पे काम हो रहा है तो उसी के साइमल्टेनियसली एक ही कंप्यूटर के दूसरे प्रोसेसर पे भी काम हो रहा है। तो इस तरह से, और एक पे अपने आप अलग टास्क हो रहे हैं या एक ही टास्क को, बहुत बड़ा टास्क है उसके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट बना के उनके ऊपर पैरेलल रन हो रहा है। तो ये हो गई आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम पे प्रोसेस करना, दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। उसी तरह से आपके आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं आपके लिए, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र, ध्यान रखिए इतना काफ़ी है। टाइम शेयरिंग में भी होता है कि जैसे ओएस पे मान लो लोड आया है तो वो हर एक को टाइम फिक्स अलॉट कर देगा कि इस पूरे टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है, और उस टाइम शेयर के जैसे मान लो 5 सेकंड दे दिया गया हर एक सिस्टम को, तो 5-5 सेकंड के लिए वो जैसे ही ख़त्म होगा वो अगले पे स्विच कर जाता है। तो इस तरह से टोटल टाइम को शेयर कर दिया जाता है।
फिर आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द टास्क हैव टू बी डन विद इन ए फिक्स डेडलाइन। आपके ये सारे आ गए, इसमें लाइनेक्स लिनक्स वगैरह RTI हो गए, ये सारे हायर एप्लीकेशंस के लिए होता है, तो आपको इतना ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र भी ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपके बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अब जब यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है सिंगल यूज़र में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो अब आपके हम लैब का ये थ्योरी लेक्चर का टाइम ओवर हो गया। अब मैं आपको लैब का प्रोग्राम नंबर 1 समझा दे रही हूँ। यहाँ से देखिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया हो गया है। लैब 1 आपकी कह रही है कि हमें डॉस के कमांड चाहिए, तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि डॉस क्या है मैम पूछेंगे। तो डॉस क्या है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? अलग अलग रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन से रिसोर्सेज को? प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, IO डिवाइसेस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, इन सारे को मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है? क्योंकि हमें किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते समय डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही होता है, लेकिन सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उस कैटेगरी में हम सबसे पहले अपना पढ़ते हैं, आपके जो सिलेबस में है कि लैब 1 में डॉस के कमांड्स, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स हैं, जिसको कि अब हम दोबारा से देखेंगे। मैं आपकी उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में दोबारा नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमें लैब फाइल का भी काम देखना है। तो अब मैं आपको लैब में जो कमांड रन कराने हैं उसमें मैं आपको बताऊँगी, उसमें से आप मोस्टली हर स्टूडेंट को लगभग 12 से 14 प्रोग्राम कमांड्स को रन कराना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सेव करते रहना है। जब हमारा लैब खुलेगी तब या तो उस समय रन करा लेना, जिनके पास कंप्यूटर है वो उस पर अभी रन करा लें और सेव कर लें, और फिर उसी के प्रिंट आउट लगेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अभी जो मैंने बताया है उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको मैं कमांड्स बता रही हूँ, ये चाहो तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, नहीं तो मैं ग्रुप पे भी इसका मटेरियल शेयर कर दूँगी। फिर तुम लोग उसी को जब टाइम मिले तो रन कराना है, और उसी से ही फाइल बनेगी। जो मैं कंटेंट भेज रही हूँ एक तरीके से प्रोग्राम 1 का लैब मैनुअल है, ठीक है? लैब मैनुअल ऑफ प्रोग्राम नंबर 1 क्लियर है? ठीक है, देख रहे हो? उसके बाद में 15-20 मिनट में क्लास ओवर करूँगी। बस हो गया। हाँ ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है फाइल बेटा जो मैंने अभी शेयर किया? आप लोग को दिख रहा है? एनीवन प्लीज रिप्लाई। ब्लर आ रहा है? देखो दिख रहा है, लैब 1 प्रोग्राम नंबर 1 दिखा? दिख गया? दिख गया ना बेटा? ठीक है, अब सब बच्चे, ये तुम्हारी प्रोग्राम नंबर 1 का ATC लैब का मैनुअल है, ठीक है? इसमें जो कमांड दिखे हैं इसी तरह से तुमको फाइल बनानी होगी प्रोग्राम नंबर 1 की। वो मैं सैम्पल फाइल भेजूंगी, उसका फ्रंट पेज और सेकेंड पेज, उसके बाद ही तुम लोग बनाना थर्ड पेज से, ठीक है? अभी पहले समझ लो। देखो तुम्हारा प्रोग्राम नंबर 1 कह रहा है कि वेरियस कमांड्स ऑफ डॉस का। तो डॉस सबसे पहले अभी तुमने सीखा कि क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम कुछ सर्टेन कमांड्स देते हैं और जो वर्क हमें करना होता है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं एट ए टाइम, सिंगल टास्क ही इस पर रन हो सकता है। तो ये हो गया डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे रिलेटेड कमांड्स हैं। जनरली डॉस के कमांड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इंटरनल कमांड, एक होते हैं एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स वो होते हैं कि जो जैसे आपके नॉर्मल एप्लीकेशन रिलेटेड रहते हैं, कि फाइल डायरेक्टरी बनाना है, फोल्डर क्रिएट, फाइल क्रिएट करना है, क्लियर स्क्रीन करना है। और एक्सटर्नल कमांड होते हैं जो आपके उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम डिस्क में चेंजेस करना हो, हार्डवेयर आपका जो लगा हुआ है कंप्यूटर में उससे रिलेटेड, उसमें कोई स्पेस बनाना हो मेमोरी में, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जैसे होता है ना, उसी तरीके से डिस्क को चेक करना, क्लीन अप करना, स्कैन करना,
ये सारे कमांड होते हैं। तो इसीलिए जनरली एक्सटर्नल कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं, उसको जस्ट याद रखिए, क्योंकि उससे हमारे सिस्टम में छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि दे कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। तो जो आपका हार्डवेयर में इनिशियली डिज़ाइन किए गए होंगे प्रोग्रामिंग, उसको वो चेंज कर सकता है। इसीलिए एक्सटर्नल कमांड को हम जनरली बिना उसके वो नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। इंटरनल कमांड्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको रन कराने से हमारी सिस्टम फाइल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो हम मेनली फोकस करेंगे इंटरनल कमांड्स पर। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपने लैब में कंप्यूटर ऑन किया, तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो प्लेन स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप आ गया ओपन। तो वहाँ पे आप डॉस के कमांड चलाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने स्टार्ट बटन देखा है कि नहीं देखा है? कितने बच्चों ने देखा है कंप्यूटर में स्टार्ट बटन? स्टार्ट बटन का मतलब स्टार्ट लिख के आता है ना लेफ्ट साइड में, वो देखा है आप लोगों ने? देखा है ना बेटा? हाँ, ठीक है। या तो उस स्टार्ट पे जैसे ही तुम जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे और वहाँ पर रन लिख के आता है। तो रन करने के बाद आप वहाँ पे टाइप कर दोगे CMD। क्या टाइप करोगे? CMD, स्मॉल में CMD लिखते ही और ओके का बटन दबा दोगे। तो आपका ओके एंटर कर दोगे। तो उसके बाद जैसे ही एंटर करोगे तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस ब्लैक बॉक्स में उसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। उसको डायरेक्ट तरीका भी है खोलने का, आपके कीबोर्ड में विंडो की होती है, विंडो बटन प्लस आर, उसके साथ साथ आर, कैपिटल आर वाला दबा दोगे की, यानी विंडो की और आर की दोनों को साथ साथ दबाओगे तो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो जो डॉस के आपके कमांड्स होते हैं वो चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर। और अगर आपको विंडो प्लस आर बटन के थ्रू नहीं करना है, तो आप स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे रन पे क्लिक किया, रन में आपने CMD टाइप किया और ओके किया, तो आपकी एक ब्लैक कलर की विंडो खुल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम डॉस के रन होना कमांड स्टार्ट करेगा। तो अब आपको यहाँ पे फोकस करना है कौन कौन से कमांड है। देखो, पहला कमांड होता है CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, यानी जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखा होगा, अगर तुम उसे CLS लिख दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो तुम्हारी पूरी स्क्रीन कमांड प्रॉम्प्ट की क्लीन हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कमांड फॉर्मेट, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी का मतलब सी ड्राइव में हो आप, बैक स्लैश, ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इस तरीके के प्रॉम्प्ट है कमांड प्रॉम्प्ट में। और उसके आगे तुमने क्या लिख दिया है, ये अपने आप इतना लिख के आएगा, C:\\, जिस भी डायरेक्टरी में होंगे उसके आगे बस आपको लिख देना है CLS। ठीक है। और एंटर प्रेस करोगे तो वो जैसे ही एंटर करोगे तो तुम्हारी जो स्क्रीन है ब्लैक कलर की, उस पर वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उस पर कुछ भी पहले से भी लिखा होगा तो वो हट जाएगा। तो ये कमांड आपको रन करा के देखने हैं। मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिख दिया है कि तुम एज इट इज़ भी ऊपर के टाइप करोगे तो आपका रन हो जाएगा। अब लेकिन रन होने के बाद विंडो दिखती कैसे है, तो आपको 5-7 कमांड 8 कमांड ऐसे रन कराने होंगे और उसकी स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट जिन बच्चों को नहीं आता है वो हम सिखा देंगे लैब में। ठीक है बेटा, तो घबराइए नहीं, लेकिन पहले थ्योरेटिकली ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से आपको प्रोग्राम इसमें कमांड कराने हैं। तो CLS चला लेना, स्क्रीन पर एंटर करना। इसी तरह से VER, वर्जन कमांड VER लिखते ही एंटर करोगे तो ये आपका बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है आपके उस कंप्यूटर पर। ठीक है। उसी तरह से आपका आ जाता है डेट कमांड। डेट जैसे ही डालोगे तो वो आपकी डेट बता देगा। तो ये बहुत छोटे छोटे कमांड्स हैं, इट इज़ वेरी इजी, आपको बस ओपन करना आना चाहिए। तो वो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। तो ये 3 कमांड हो गए डेट का, जैसे ही डेट पे को प्रेस करेंगे तो ऐसे लिख के आने लगेगा, मान लो 17/10/2020, तो ये ऐसे ही आपका 2021 करंट डेट आने लग जाएगी। ठीक है। उसी तरह से टाइम, टाइम डालोगे आप प्रॉम्प्ट पर, फिर देखो ऐसे टाइम और एंटर प्रेस करोगे तो आपको टाइम बता देगा। फिर एक कमांड होता है ट्री। ट्री कमांड से आपको जैसे ही लिखोगे प्रॉम्प्ट पर ट्री और एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी किस तरह से स्ट्रक्चर है उनका ट्री टाइप में, वो बता देगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड नंबर 6 आता है MD। MD लिखने का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी क्या होती है और फाइल फोल्डर्स क्या होती हैं। डायरेक्टरी का मतलब ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर जब हमें कोई भी काम करना हो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके, तो वो एक डायरेक्टरी बनाता है। डायरेक्टरी करने का मतलब है कि एक जैसे मान लो मेन फाइल, और उस फाइल के अंदर फिर आप नई फाइल बनाओगे काम करने के लिए। जैसे नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम आ गया तो तुमने अपनी एडमिशन के समय एक फ़ोल्डर बना दिया और उस फ़ोल्डर के अंदर तुमने डॉक्यूमेंट डालने शुरू कर दिए अपने। तो उसी तरह से वो जो मेन फ़ोल्डर है उसको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे नए नाम की MD में एक डायरेक्टरी बन गई है
और उसके अंदर अपनी और रेलिवेंट तुमसे संबंधित फाइल होंगी। जैसे मान लो मैंने अपने टैक्स की बनानी है डायरेक्टरी कि मैं कितना टैक्स पे करती हूँ, तो मैंने टैक्स की बनाई और इनकम टैक्स की अपनी फ़ाइल बनाई, और इनकम टैक्स के अंदर साल भर में मैंने जो इन्वेस्टमेंट है या जो है उनका डिटेल दे दिया, तो उसकी अलग अलग फ़ाइल बना दी। तो वो कि जैसे मेरा LIC में इतना गया या मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस में इतना पे किया, तो ये सेपरेट सेपरेट फाइल्स हो गई। एंड ऑल दीज फाइल्स आर क्लब्ड इनटू माय इनकम टैक्स डायरेक्टरी। सो व्हेनेवर आई नीड तो हम उसमें से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये MD कमांड के थ्रू आपकी डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे मान लो तुम अपने नाम की डायरेक्टरी बना लेना, MD स्पेस दिया और स्टूडेंट का नाम तुम्हारा क्या है, MD DIR नेम एंटर सेंटर। तो MD तुमने लिखा कि MD स्पेस दे के मान लो नाम लिख दिया तुमने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखा और एंटर कर दिया, तो स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी बन गई तुम्हारी। ठीक है, जैसे देख के दिखा रहा है ना, MD विजय, MD लिखा स्पेस लिखा और विजय लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो तुम्हारी विजय नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब उस तुम विजय के अंदर कुछ भी चेंज करो, कुछ और नई फाइल बनाओ, ये आगे की चीज़ें हैं। CD होता है चेंज डायरेक्टरी। अब मान लो अभी तक तुम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे थे कोई और थी, अब तुम चाहते हो कि मेरी डायरेक्टरी मेरे सारा काम हो, तो उसके लिए क्या करोगे, तो जो प्रीवियस डायरेक्टरी उसको चेंज करोगे, तो उसके लिए कमांड होता है CD कमांड के थ्रू आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। तो CD लिखा और इस तरह से अपना जो जिस डायरेक्टरी में जाना चाहते हो उसका नाम लिख दिया और एंटर प्रेस करा, तो वहाँ से हो गया। RD का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। इसी तरह से मतलब सिंपल सिंपल कमांड है, डायरेक्टरी को रिमूव करना जो बनाई थी उसको RD कमांड चला दो, RD लिखो स्पेस लिखो उसका नाम लिख दो और एंटर प्रेस करो। ये लिखा है ना RD डायरेक्टरी नेम एंड प्रेस एंटर। उसी तरह से DIR कमांड चलाएंगे आप, तो DIR लिखते ही जितनी भी डायरेक्टरी आपके उसमें बनी हुई है वो सारी शो करने लगेगा। कॉपी कॉन एक कमांड होता है JAWS का, जिससे आप उस पर्टिकुलर में अपनी डिस्क में कोई एक फाइल बनाते हो। अभी तक हमने डायरेक्टरी बनाई थी, अब उस डायरेक्टरी के अंदर मान लो कोई फाइल बनानी है, तो कौन सा कमांड करेंगे, कॉपी कॉन लिखा स्पेस देकर, मान लो कोई नई फाइल बनाई है, PP नाम लिख दिया, वो फाइल बना दिया, कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो बना गई। अब उस फाइल में फाइल तो बन गई, अब आप चाह रहे हो कि फाइल में कुछ लिखें, तो एडिट कमांड के थ्रू एडिट लिखा और मान लो पी नाम की फाइल बनाई थी, तो एडिट स्पेस दे के P ले दिया, तो वो फाइल एक, जैसे हम लोग नोटपैड वगैरह का भी खोला होगा ना कि जिसमें कुछ लिखते हैं, उस तरह से लिख के आया रहेगा। फिर उसमें जो भी आपको लिखना हो सेव करना हो वो आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब बाहर आएंगे, अब चाह रहे हैं कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ही उस फाइल के अंदर क्या लिखा उसको देख लें, तो उसके लिए कमांड होता है टाइप, TYPE टाइप लिखा और स्पेस दे के फाइल का नाम लिख दिया, तो उस फाइल्स में जो भी लिखा होगा जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ व्यू होने लग जाएंगी। टाइप कमांड हो गया। डिलीट कमांड से मान लो कोई फाइल आपने बनाई उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट लिखा स्पेस देके फाइल नेम और एंटर, फाइल डिलीट हो जाएगी। रैन कमांड REN से रीनेम होता है, यानी फाइल का कुछ और नाम, पहले जो नाम था उसकी जगह कोई नया नाम रखना चाहते हैं, तो क्या सिंटेक्स होगा, रीनेम REN यानी रीनेम, ओल्ड नेम न्यू, ओल्ड नेम पहले मान लो P था, नया नेम देना चाहते हैं P1, तो स्पेस दिया आर में रैन स्पेस P स्पेस P1 और एंटर प्रेस कर दिया, तो आपकी जो पुरानी फाइल थी जो P नाम से थी अब वो P1 में आ जाएगी। इसी तरह से मूव कमांड है, कॉपी कमांड है, तो ये कमांड मैंने मैनुअल में लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। सारे हो गए आपके, इसी आप जो मैंने लगभग 16 कमांड लिखे हैं इंटरनल, आप सभी को कम से कम 12 रन कराने हैं। ठीक है, समझ गए, 16 में से 12 जरूर करा लीजिएगा, स्टार्टिंग के ही 12 करा लीजिएगा, चलेगा। आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है, फिर तुम लोग बीच में बता दिया करो क्योंकि मुझे लगता है नेट चला ना गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है आप, हाँ देखो बेटा, फिर एक्सटर्नल कमांड को रन मत कराना, क्योंकि ये सिस्टम के जो फाइल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट हो सकता है, इसलिए बस इनके नाम ध्यान रखिए। एक्सटर्नल कमांड में चेक डिस्क हो गया, जो डिस्क को आपका जो फाइल है इन सारी चीज़ों को चेक करता है, सिस्टम फाइल्स को। उसके बाद आपका इसी तरह से और भी कमांड, तो स्कैन डिस्क होता है, फॉर्मेट होता है, ये सारे कमांड होते हैं जो आपको बस एक्सटर्नल कमांड में ध्यान रखना है। बाकी आपको मेन जो रन कराने हैं वो इंटरनल कमांड्स हैं। ठीक है, ये स्कैन डिस्क है, एंटर कर दिया, डी फ्रैग है, डी फ्रैगमेंटेशन है, यानी डिस्क में जो भी स्पेस बचा है इसको कर लेना एक जगह कलेक्ट, तो डी फ्रैग हो गया। ठीक है, स्कैन डिस्क हो गया, स्कैन चेक हो गया, तो ये सारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं, चेक डिस्क हो गया। लेकिन इंटरनल कमांड जो मैंने 16 बताए हैं उसमें से आप सभी बच्चों को
लैब में या अपने कंप्यूटर पर कमांड विंडो ओपन करके डॉस की, और उसके बाद कम से कम 12 जो कमांड्स हैं वो रन कराने हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम नंबर 1 है आपका। इसका मैनुअल भी मैंने दे दिया है, समझा भी दिया है बेटा। तो हम मान के चल रही हूँ कि लैब 1 प्रोग्राम तुम लोग अगली बार जब भी मैं बोलूँगी तो फाइल के अकॉर्डिंग तुम्हारा रेडी रहेगा। अब मैं कब फाइल बताऊँगी उसके पहले मैं तुम लोगों को पहला पेज फाइल का, दूसरा पेज जिसमें इंडेक्स होगी, वो दोनों मैं तुम लोगों को बने बनाए भेजूँगी ग्रुप पर। तो तुम लोग उसका प्रिंट आउट लगा लेना, बस स्टार्टिंग में नाम वाम अपना चेंज करना होगा वो कर लेना जब कंप्यूटर पर। और बाकी प्रोग्राम नंबर 1 जैसे ही आएगा तो ये जो मैंने मैनुअल भेजा है इसकी हेल्प से, और जो तुम लोग के पास कोई भी बुक मैंने आईटीसी की बताई है उससे एक्स्ट्रा थ्योरी लिखकर या इंटरनेट के माध्यम से अच्छा अपनी लैब फाइल बनानी है। ठीक है बेटा। तो आज आपका लैब 1 का प्रोग्राम नंबर 1 आईटीसी का डिस्कस हो चुका है। प्रोग्राम नंबर 2 के लिए बायोडेटा मैंने भेजना है और एप्लीकेशन आप लोगों को मैंने कॉपी में लिखने को बोली है एमएस वर्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 प्रोग्राम, और थियोरेटिकल में भी हमारा सेकेंड यूनिट के हिसाब से आगे कोर्स चल रहा है। तो बिल्कुल भले इसमें 7 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, 10 हों, मुझे तो कोर्स आगे बढ़ाना है। और सभी बच्चों को जो मैं इसमें ये कंटेंट हर बार शेयर भी कर देती हूँ, इसको भी मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप पर। ठीक है बेटा। हाँ, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं यहीं पे। ठीक। हाँ, और ओके। ठीक है बेटा, तो तुम लोग, हाँ, फाइल अभी बनानी नहीं है, अभी बस इसको तुम लोग रफ कॉपी जो मैंने बताई है ना, रफ करें आईटीसी की एक कॉपी में इंपॉर्टेंट कमांड की तुम्हें कौन से 12 रन कराने हैं उसको लिख लेना। उससे रिलेटेड थ्योरी तुम लोग नेट पे या किसी बुक में मार्क करके रखना कि जिस दिन मुझे लैब फाइल अपनी फाइनल बनानी होगी, क्योंकि वो हाथ से लिखना है, प्रिंट आउट वाला नहीं लगवाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो A4 शीट्स वगैरह भी लॉकडाउन ओवर हो जाए तो तुम लोग की A4 शीट्स भी कम से कम 30 तुम लोग अरेंज करके रखना इंडिविजुअल। 8 प्रोग्राम है तो एक प्रोग्राम में 2 या 3 पेज तो लगेंगे और स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस, तो 25 पेज तो तुम लोग के होने ही चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है, चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस। और बाकी बच्चे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को टाइमली पूरा कर लें। ठीक। ओके बेटा। थैंक यू। ओके, गुड डे।